हेलो एवरीवन, मैं जी आपका जीएस मेंटर प्रकाश आज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं उन 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपको आगामी जितने भी कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो इसी क्रम में अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और डियर फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट देखना और अपने आप को परखना कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाते हैं। तो बढ़ते हैं अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी औषधि, श औद्योगिक उपयोग और द पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। आपको बताना है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि किस पहलू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाता है, जिसकी वजह से इसको अपन बायोडाइवर्सिटी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कह सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। कहने का मतलब जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम कहने का मतलब एक जो तंत्र है उसे दूसरे तंत्र में अपने आप को परिवर्तन की जो परिस्थिति जो पर्यावरण का जो एक दूसरे में परिवर्तन है उसका निर्वहन ही क्या है, जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। सेकंड क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं द्वारा किस हार्मोन का स्रावण होता है? ए पेप्सिन, ब पेप्टोन, स इंसुलिन और द रेनिन। आपको बताना है जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं उसके द्वारा किस हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से इंसुलिन हार्मोन। यानी कि लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं उनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे को मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको अपन शुगर भी कहते हैं। आज वर्तमान में अगर सबसे ज़्यादा बीमारी देखी जाए तो यही बीमारी देखने को मिल रही है कि जो इंसुलिन की कमी से जो बीमारी हो रही है वो क्या है, मधुमेह रोग है। तो इस फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन स इंसुलिन। यानी कि इंसुलिन श्रावण करता है कौन? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? अ ऐच्छिक, ब अनैच्छिक, स ए व ब दोनों, यानी कि कहना है ऐच्छिक व अनैच्छिक और द इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो किस प्रकार का गुण शो करती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं। कहने का मतलब अनैच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार क्रिया करने वाली होती हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है। कहते ऐच्छिक तो होती है जिनको किसी की इच्छा तो हो, और अनैच्छिक यानी कि अपने खुद के अपने आप से क्रिया करें, उसको किसी दूसरे की इच्छा नहीं थोपी जा सकती। तो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं हृदय की मांसपेशियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब अनैच्छिक क्रियाएं। ओके फ्रेंड, बढ़ते अपन फोर्थ क्वेश्चन की ओर। और अपना फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तक किसे कहते हैं? यानी कि आपको पूछा है कि टिश्यूज किसे कहते हैं? समान कार्य व विभिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है, ब समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है, स विभिन्न रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है और द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि टिश्यू किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो कोशिकाओं का जो डिफरेंट सेल्स होती है उनका एक ग्रुप ही क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? आपको बताना है कि जो मानव शरीर हो तो उसमें कुल कितनी प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। तो अ 500, ब 600 से कम, स 600 से अधिक और द 700। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स 600 से अधिक प्रकार की मांसपेशियां हमारे मानव शरीर में पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा? स ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 600 से अधिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि जो बर्फ को पिघलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ए नमक, ब हाइड्रोजन, स कास्टिक सोडा और द साइट्रिक एसिड। तो फ्रेंड्स, जो बर्फ होती है उसको पिघलाने के लिए अपन यूज करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा
नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड का अपन उपयोग करते हैं, क्योंकि मतलब जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी बर्फ में बदल जाता है, लेकिन जब बर्फ पर अपन नमक डाल देते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो हिमांक होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है, और जिससे बर्फ क्या हो जाती है, पिघलना स्टार्ट होती है, पिघल कर क्या बन जाती है, जल बन जाती है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, इसको अपन साधारण नमक कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नमक। ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अपन 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अपना 7वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है, ए ऑक्सीजन, ब हाइड्रोजन, स अमोनिया और द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस होती है जिसमें सबसे ज़्यादा तीखी गंध होती है, जो हमारे नाकों के लिए सहनीय नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स अमोनिया, जिसको NH4 कहते हैं। इसका प्रतीक होता है, इसका सूत्र होता है NH4, जिसको अमोनिया कहते हैं। अमोनिया एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है, ऐसी गैस होती है जो तीखी होती है, और यही ऐसी गैस होती है जो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, जो हमारी नाकों द्वारा सहन नहीं हो पाती है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन स अमोनिया एक तीखी गंध होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है, ए गैस, ब प्लाज्मा, से प्लाज्मा कंडेंसेट और द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको BEC भी कहते हैं। तो आपको बताना कि पदार्थ की ऐसी प्रोडक्ट्स की ऐसी कौन सी स्टेट है जो बहुत ही कम तापमान, कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान पर ठंडा करने से प्राप्त होती है। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दूं कि जो पदार्थ की विशेषता अवस्था होती है 4 होती हैं। एक होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और इसके अलावा एक 5वीं और होती है, और उसी के बारे में पूछा गया कि वह कौन सी अवस्था है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी कि बोस आइंस्टीन BEC एक ऐसी गैस होती है जिसको अगर बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव को किसके द्वारा नापा जाता है, दबाव को किससे नापते हैं, द्रव्यमान व घनत्व, व किए गए कार्य से बल व क्षेत्रफल से, और द बल व दूरी से। तो आपको बताना है कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या होती है, प्रेशर को किसके द्वारा नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन स बल व क्षेत्रफल से। यानी कि जो फोर्स और जो एरिया होता है उनसे मिलकर क्या बनता है, दबाव को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, ए गति के लिए, ब कंटेनर के लिए, स आयतन की माप के लिए, और द कंटेनर को बैरल के संबंध में व्यक्त करने के लिए। तो आपको बताना है जो गैलन एक यूनिट होती है उसको उसके किस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स आयतन की माप के लिए। कोई भी अगर अपने सामने जो वॉल्यूम दी हुई है उसके मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्रेंड, इससे पहले जो गैलन होता था, गैलन को इसको मापने के लिए अपन बैरल का उपयोग करते थे। कोई भी तेल की मात्रा उसको मापने के लिए बैरल का उपयोग किया जाता था। अगर अपन बात करें एक गैलन की, तो एक गैलन का यूनिट होती है 3.785 लीटर होता है। कितना होता है, एक गैलन बराबर कितना होता है, 3.785 लीटर। अगर इसी तरह बात करें अपन एक बैरल की बात करें, तो एक बैरल में होता है 42 US गैलन होता है। कितना होता है, 42 US गैलन। अगर इसी गैलन की अपन एक बैरल की आज वर्तमान यूनिट अगर गैलन की बात करते हैं, तो एक बैरल बराबर होता है 158 ध्यान से सुनिएगा, एक बैरल बराबर 158.987 लीटर। कितना होता है, 158.987 लीटर। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट द्वारा किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब अगर कोई व्यक्ति गुनाह कर देता है और उसके जांच के लिए फोरेंसिक लैब किस तकनीकी का प्रयोग करती है, DNA एडिटिंग का, ब DNA फिंगरप्रिंटिंग का, स DNA स्प्लाइसिंग का, और द DNA एम्प्लीफिकेशन का।
तो आपको बताना है जो अपराधियों को पहचानने के लिए फोरेंसिक टीम द्वारा किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। कहने का मतलब उसके डीएनए से द्वारा उसके फिंगर प्रिंटिंग को लिया जाता है फोरेंसिक लैब में और उसके फिंगर प्रिंटिंग के जरिए पहचान की जाती है कि जो सामने वाला अमुक व्यक्ति है वो अपराधी है या फिर बेकसूर है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले 1984 में जो ब्रिटिश जेनेटिक्स थे जिनका नाम था एलेक जेफरिक उसके सहयोगियों ने मिलकर इसकी सबसे पहले इसकी पहचान की थी, इसकी खोज की थी और इस तकनीक के आधार पर आज वर्तमान में फोरेंसिक लैब में इसका उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा जो अपराधी होते हैं उनकी पहचान की जाती है। इसके द्वारा अपन किसी माता पिता के जेनेटिक लक्षणों के बारे में जान सकते हैं कि उसकी पुत्र के बारे में जान सकते हैं। तो डीएनए प्रिंटिंग फोरेंसिक लैब द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित नहीं है? डिप्थीरिया, ब एन्यूरिज्म, स कार्डियोमायोपैथी और द मायोकार्डियल रैप्चर। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी बीमारी है जो अपने हार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए डिप्थीरिया। यानी कि डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के द्वारा फैलती है। इसके अलावा डिप्थीरिया किसके द्वारा फैलती है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसके अलावा जो एन्यूरिज्म है, कार्डियोमायोपैथी है और मायोकार्डियल रैप्चर है, ये हृदय से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का, ब एचआईवी का, स डीबीटी का और द वेरिसेला का। आपको बताना है जो ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी होती है उसके लिए कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए अपन यूज करते हैं बीसीजी के टीके का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बीसीजी का। अगर बीसीजी के फुल फॉर्म की अपन बात करें तो बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कॉलमैक्टिग्वेरिन। अगर आपसे कोई पूछे कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है तो क्या बताओगे? बैसिलस कॉलमैक्टिग्वेरिन। और रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले जो ट्यूबरक्लोसिस है बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बीसीजी। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विफोकसी जिसको बाइफोकल लेंस भी कहा जाता है का आविष्कार किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने, ब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, स थॉमस एल्वा एडिसन ने और द इवेंजलिस्टा ने। तो आपको बताना है जो बाइफोकल लेंस होते हैं उनका आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले द्विफोकल लेंस का आविष्कार किया था। और इस लेंस की अगर बात करें कि लेंस किस प्रकार का होता है तो इस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। इसमें जो ऊपर का जो जिस लेंस के चश्मों में जो लेंस लगाया जाता है वो जो उसमें जो ऊपरी भाग होता है वो दूरदृष्टि के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें आउटर लेंस का उपयोग होता है और नीचे के हिस्से में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको द्विफोकस या बाइफोकल लेंस कहा जाता है जिसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके फ्रेंड, बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की शक्ति को मापा जाता है या लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। ए ल्यूमेन, ब डायप्टर, स कैंडिला और द एओन। तो फ्रेंड्स लेंस की शक्ति को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डायप्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? डायप्टर के द्वारा लेंस की शक्ति को मापा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि जो सूर्य को देखने के लिए अपन किस यंत्र का उपयोग करते हैं। टेलीस्कोप, ब सनमीटर, स स्ट्रोबोस्कोप और द हेलियोस्कोप। तो आपको बताना है कि सूर्य को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन द हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। तो हेलियोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसका जो एक दूरदर्शी यंत्र होता है और इसके द्वारा अपन सूर्य को आसानी से देख पाते हैं। ओके फ्रेंड, बात कर लेते हैं अपन टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप एक ऐसा उपकरण, ऐसा यंत्र होता है जो दूरस्थ वस्तु को बिल्कुल नजदीक देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो दूरबीन में लगे होते हैं टेलीस्कोप को दूरबीन का एक रूप माना जाता है जो निकट की वस्तुओं को बिल्कुल नजदीक में देखने का काम
आता है। बात करें स्ट्रोबोस्कोप की, तो स्ट्रोबोस्कोप का विकास जीव के विकास के लिए किया जाता है कि जो आवर्त गति के में घूमने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी चाल को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जो आवर्त एक निश्चित गति में जो वस्तुएं घूम रही होती हैं, वो घूर्णन कर रही होती हैं, उनकी चाल की गति का निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? ए रेडियम, ब मरकरी, से टाइटेनियम और द प्लेटिनम। तो आपको बताना है इनमें से क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मरकरी, जिसको अपन पारा कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह Hg होता है। बात करें इसके परमाणु क्रमांक की, तो 80 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ओके फ्रेंड, अपन जाने प्लेटिनम का क्या यूज है। तो जो एड्स उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम का। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति अगर एड्स से ग्रसित हो जाता है तो उसको उत्प्रेरकों द्वारा उसकी जानकारी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम का यूज किया जाता है। यानी कि एड्स उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का यूज करते हैं। बात करें मरकरी की, तो मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार, इसका अयस्क होता है। ओके फ्रेंड, और बात करें इसकी जो अमलगम बनाने में इसका उपयोग करते हैं, इसके अलावा थर्मामीटर बनाने में और सिंदूर बनाने में भी अपन मरकरी का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीन क्या है। आपको बताना है फ्रेंड कि ग्राफीन क्या है। ए कार्बन का अपरूप, ब एक पौराणिक जानवर, से एक संक्रमित घाव, द एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन का एक अपर रूप। कह रहे हैं जो ग्राफीन है ग्रेफाइट का ही रूप होता है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। तो ग्राफीन क्या एक कार्बन का अपर रूप होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्रकंद का एक उदाहरण है। आपको प्रकंद का एग्जाम्पल बताना है। ए शकरकंद, गाजर, ब शकरकंद, से लहसुन और द अदरक। तो डियर फ्रेंड जो प्रकंद होते हैं उनको वो भूमिगत तने के रूप में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द अदरक होता है। यानी कि अदरक को भूमिगत तना कहा जाता है, जो प्रकंद का एक एग्जाम्पल है। बात करें इनके बॉटनिकल नेम की, साइंटिफिक नेम की, तो अदरक का साइंटिफिक नेम होता है जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अदरक का बॉटनिकल नेम होता है जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। लहसुन की अपन बात करें तो लहसुन का होता है एलियम सैटिवम। बात करें गाजर की, तो गाजर का होता है डेकस कैरोटा होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए एरेक्नोलॉजी, ब एंथ्रोपोलॉजी, से एपियोलॉजी और द साइनोलॉजी। तो आपको बताना है जो मकड़ियों की स्टडी किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अगर बात करें मकड़ी होती हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के एनेलिडी वर्ग के सदस्य होती है मकड़ी, और इनका अध्ययन किया जाता है एरेक्नोलॉजी शाखा के अंतर्गत। यानी विज्ञान की शाखा एरेक्नोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। बात करें अपन एंथ्रोपोलॉजी, तो मानव के विकास से संबंधित जितने भी अध्ययन किए जाते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत किए जाते हैं। बात और एटियोलॉजी को एपियोलॉजी यहाँ पे मिसप्रिंट है। एटियोलॉजी के अध्ययन की बात करें तो जो रोग निदान से संबंधित जितने भी ज्ञान होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है एटियोलॉजी के अंतर्गत। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको लगता है वाकई में ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो फ्रेंड्स आप जाइए अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप को सेंड कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प हो सके। अब इससे इतना सा होगा कि वो आपको कहीं ना कहीं जाके थैंक्स कहेगा, और मेरा भी जो छोटा सा मैसेज है वो उन तक पहुँच पाएगा और वो अपनी GS नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। और आपकी कोई भी किसी भी क्वेश्चन के प्रति कोई क्वेरी रहती है और कोई नया चेंजेस आप चाहते हैं तो मुझे मैसेज बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य पिन करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।